भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ये है ताजमहल। वही ताजमहल जिसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। संगमरमर से बनी इस इमारत का वास्तु देखते ही बनता है और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं इस महल के अंदर बने हुए बगीचे, जो इस ताजमहल को और भी जीवंत बनाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। ताजमहल देखकर तो आप ये समझ ही गए होंगे कि इस बार कृषि स्टार्टअप की टीम आ पहुंची है आगरा, उत्तर प्रदेश में। कहते हैं कि किसी भी घर की या फिर किसी जगह की खूबसूरती बढ़ानी हो तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसलिए इस बार कृषि स्टार्टअप में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी स्टार्टअप जर्नी जो जुड़ी हुई है ऑर्नामेंटल प्लांट से। तो यहाँ से बिना देर किए हम आपको लेकर चलेंगे एंटरप्रेन्योर अरविंद कुमार जी की नर्सरी पर। तो दोस्तों, हम फाइनली आ चुके हैं अरविंद कुमार जी की नर्सरी पर और अरविंद जी मेरे साथ हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और मैं चाहूँगी कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार है। मेरा ये पैतृक व्यवसाय है नर्सरी का। ये पैतृक व्यवसाय मतलब ये आज़ादी से पहले की हमारी नर्सरी थी, लेकिन वे पैतृक नर्सरी हमारी जो है वो रामबाग पर आज़ाद पौधशाला के नाम से स्थित है। यहाँ पर मैंने लगभग 2015 के बाद में ये रिस्टार्ट किया काम। और यहाँ ये पीली पोखर पर हमारे पिताजी की ये पैतृक व्यवसाय की पुरानी नर्सरी की ज़मीन पड़ी हुई थी, उस पर मैंने ये 2019 से नया स्टार्टअप शुरू किया। जी, तो अरविंद जी, आपने बताया कि आपका जो नर्सरी का व्यवसाय है वो पैतृक है। जी जी जी। और आपने 2019 से अपनी नर्सरी यहाँ पर जी अलग से लगाई, स्टार्ट की है। हाँ जी। तो इससे पहले कि मैं नर्सरी से जुड़े सवाल करूँ, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका जानना चाहूँगी कि आपने जैसे बताया कि एक पैतृक व्यवसाय होता है तो अमूमन हम उसमें जुड़ जाते हैं, लेकिन क्या आपने नर्सरी से पहले भी मन में कभी आया कुछ जॉब करने का, या इससे पहले किसी और चीज़ को ट्राई किया तब आप नर्सरी में आए, या सीधे इसी में जुड़ गए? ये मेरा जो है बचपन से इंटरेस्ट इस हॉर्टिकल्चर से बहुत ज़बरदस्त लगाव रहा है। मतलब 5th क्लास में पढ़ता था तो मैं अपने पिताजी की नर्सरी पर जाके बैठ जाया करता था। वहाँ पर मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि ये प्लांट्स की वैरायटी हमारे पास हज़ारों की तादाद में हुआ करती थी, और मेरे पिताजी वो वैरायटीज़ के नाम भूल जाया करते थे, तो मेरे से पूछा करते थे कि बेटा इसका नाम क्या है, तो मेरे को बताता था। तो मेरे को शुरुआत से इस विषय में इंटरेस्ट रहा है। फिर मैंने पढ़ाई भी इसी क्षेत्र में करी। अपनी पढ़ाई मैंने 9 से एग्रीकल्चर लिया, उसके बाद BSc AG किया, MSc AG किया, फिर PhD हॉर्टिकल्चर से किया। उसके बाद फिर मैंने सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। उसके बाद मैंने पूर्ण रूप से इस व्यापार को अपना लिया। जी, तो आपका जो इंटरेस्ट था वो शुरू से इसमें रहा, और दूसरी चीज़ आपने बताई कि जो आपका पूरा बैकग्राउंड है इसका एकेडमिक्स का, वो भी कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर से जुड़ा है। तो 2019 से जब आपकी शुरुआत हुई तो क्या इतनी सारी सरकारी स्कीम्स जुड़ी हुई हैं नर्सरी को लेकर, क्या आपने कोई जो स्कीम है वो अवेल की है? जी, मैंने गवर्नमेंट की एक एग्रीकल्चर क्लिनिक एंड एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर के नाम से एक स्कीम चलती है, जो कि जाट्स के थ्रू है। इसके अंतर्गत ट्रेनिंग ली 2023 में। मैंने जनवरी 2023 में मैंने जाट्स की ये ट्रेनिंग कंप्लीट की। इसके बाद मैंने अपना ये व्यवसाय स्टार्ट कर दिया। जो आपका लोन रहा ABC के अंतर्गत, उस पर सब्सिडी आपने बताया जी कितनी मिली? जी, 36% के लिए मैंने अप्लाइड कर रखा है, जो मुझे मिलने की उम्मीद है।
तो जब आप इस लोन को अप्लाई करते हैं, मैं अपने दर्शकों के लिए ये जानकारी थोड़ा सा चाहती हूँ कि उन तक भी पहुँचे। अगर बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम भी नर्सरी लगाएं, बट ये नहीं पता, उनको लग रहा है हमारे पास पैसे नहीं है, तो इसमें सरकार किस तरह से सहायता कर रही है, उनके लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसमें मतलब जो एक प्रोसेस होता है वो कितना लंबा होता है, और किस तरह की जो रूल्स हैं या रेगुलेशंस की मैं बात करूँ, जो नियम शर्तें होती हैं वो किस तरह की होती हैं। गवर्नमेंट से लोन लेने के पश्चात हमें 1 से 1.5 महीने का समय दिया जाता है, जिसमें हमने सारे पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। पेपर फॉर्मेलिटीज़ के रूप में हमें एनेक्सर 11 मेन पेपर होता है हमारा, जिसमें कि हमने जितने भी किसानों को, अपने किसान्स को, कस्टमर्स को, लैंडस्केपिंग कंसल्टेंट्स के बारे में जो भी राय दी जाती है, उनकी लिस्ट बनानी होती है। उस लिस्ट में हमें उसका फार्मर्स का नाम, या जो हमारे पास कस्टमर आया उसका नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, उससे हमने कंसल्टेंसी की कितनी फ़ीस ली, ये सारा मेंशन करना पड़ता है। ये सारी लिस्ट हमें मंथली वाइज बनानी पड़ती है। एक मंथ में हमारे पास कस्टमर कितनी बार आया, उसके बाद उसका डाटा भी बनाना पड़ता है। ये सारी लिस्ट बनाने के बाद, जो कि एनेक्सर 11 कहलाता है, एनेक्सर 11 को करने के बाद में इसे हमने 2 गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, या ये कहें 2 लोकल अथॉरिटी से, जैसे ग्राम प्रधान या बीडीसी मेंबर या जिला पंचायत सदस्य के कोई मेंबर हों, उनसे उसे सर्टिफिकेट वेरीफाइड कराना पड़ता है विद सील लगवाने के बाद वो वेरीफाइड हो जाता है। इसके अलावा हमें एनेक्सर 11 के बाद एनेक्सर 13 एक फॉर्म होता है, जो कि बैंक के द्वारा ही फुलफिल किया जाता है। उसके अलावा हमें DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बैंक सैंक्शन लेटर और ये अपनी सारी डिग्रीज़, ये सारी लगाने के बाद में फिर नाबार्ड का जो लखनऊ ऑफिस है उसमें हमें भेजना पड़ता है, बैंक को ही भेजना पड़ता है। ये तो ये कितना लंबा प्रोसीजर? ये प्रोसीजर लगभग हमें 1.5 से 2 महीने में पूरा करना होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जब हमने लोन लिया तो लोन के बाद में गवर्नमेंट भी ये जानना चाहती है क्या हमने उस लोन का सदुपयोग किया, तो वो सदुपयोग करने के लिए हमें समय दिया जाता है कि 1-1.5 महीने में ही आप, या 2 महीने में आप जल्द से जल्द उसका सदुपयोग करें। और उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य है कि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान बांटें, वो वाली चीज़ करने के लिए हमें समय दिया जाता है 2 महीना। तो लगभग 2 महीने का समय हमें मिला उसमें। तो आपकी शुरुआत हो गई 2019 से जी। आपने पैतृक व्यवसाय में अपनी जो भागीदारी थी वो पूरी तरह से यहाँ पे शो की है। हाँ जी। और भले कहते हैं कि पेरेंट्स का आपने बिजनेस संभाला हो, लेकिन वक्त के साथ जो चैलेंजेस होते हैं वो बदलते चले जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपकी लाइफ के वो क्या कुछ चैलेंजेस थे जो आपको लगा कि उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन आज है जब कोई नर्सरी प्लान करता है, तो किस तरह के चैलेंजेस आपको आए? देखिए, सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल कंडीशन हमें गवर्नमेंट से मिली, लेकिन गवर्नमेंट से मिलने के बावजूद भी जो हमारे साथ चैलेंजिंग कंडीशंस रहीं, वो हम पहले ये हॉर्टिकल्चर व्यवसाय अगर आप माने तो देखें तो ये सारा शहर की पॉपुलेशन जो है वो ये सारा ऑर्नामेंटल प्रजातियों को प्रीफर्ड करती है, लेकिन हमने यहाँ चूँकि ग्रामीण इलाके में बैठे हुए हैं, ये लगभग आगरा से 7-8 किलोमीटर दूर प्रॉपर्टी है मेरी, जहाँ मैंने ये व्यवसाय स्टार्ट किया है। उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आई मेरे को कि वहाँ पर जो मैं ऑर्नामेंटल प्लांट सेल करता था, जिसके बारे में मुझे भरपूर नॉलेज है, और फिर यहाँ आके देखा मैंने तो यहाँ पर आके फार्मर्स का जो मेनली रुझान रहता है वो फल वाले पौधों पर है, फल वाले पौधों पर, सब्जियों पर, तो उस पर फोकस करना पड़ा। तो मेरे को पूरा अपना ये जो इतना भी था पूरा डाइवर्ट करके फोकस फ्रूट प्लांट्स पर करना पड़ा। तो वही मेरे लिए एक चैलेंजिंग कंडीशन है जिसे मैं फेस कर रहा हूँ। अब मैं वहाँ पर चूँकि नई नई वैरायटीज़ ऑर्नामेंटल पर ध्यान देता था, यहाँ पर मैं फ्रूट प्लांट्स की एकदम लेटेस्ट वैरायटी अपने फार्मर्स को उपलब्ध कराने की प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल, अरविंद जी से जानेंगे कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं। चैलेंजेस हमने जान ही लिए हैं, अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जो नॉर्मल प्लांट्स की जो डिमांड है उससे अलग है ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और साथ ही नर्सरी में कितने पौधे हैं और किस तरह से उनकी देखभाल की जाती है, एक नर्सरी चलाने के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, सब कुछ जानेंगे हम अरविंद कुमार जी से। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है अच्छी धुलाई होगी है ना। बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि
जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कृषि स्टार्टअप में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और हमारी टीम यानी कि कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त है आगरा में, और हमारे साथ हैं आज एंटरप्रेन्योर डॉक्टर अरविंद कुमार जी। तो अरविंद कुमार जी, जैसा कि हमारे दर्शकों को पता ही चल गया कि आप नर्सरी चला रहे हैं और काफ़ी महारत हासिल है, आप हॉर्टिकल्चर से हैं, आपने पीएचडी किया है, तो आज आपसे काफ़ी कुछ हमें जानना है। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि अगर किसी को अपनी नर्सरी स्टार्ट करनी है तो कम से कम कितनी लैंड लेके वो शुरुआत की जा सकती है, और अभी जो आपकी नर्सरी है वो कितने उसमें आपने बना रखी है? देखिए, मेरे हिसाब से नर्सरी चलाने के लिए लैंड की कोई सीमा नहीं है। मिनिमम लैंड की आवश्यकता लगभग 1000 गज प्रॉपर्टी, मतलब लगभग आधा बीघा ज़मीन की आवश्यकता तो मिनिमम है। मैं जो ज़मीन लेके चल रहा हूँ ये लगभग 2 बीघा पक्के है, मतलब लगभग 6000 वर्ग गज स्क्वायर यार्ड वही एरिया है ये। तो इसमें इतने बड़े एरिया में नर्सरी ठीक ठाक चल सकती है। बाकी आप अगर नर्सरीज़ की बात करें तो नर्सरीज हैदराबाद साइड में, आंध्र प्रदेश में आपको 800 एकड़ में नर्सरीज हैं। जी जी। आगरा में नर्सरीज 8-10 एकड़ की हैं। मेरी नर्सरी तो मात्र 1-1.5 एकड़ की है। मैं सरवाइव कर रहा हूँ। तो जब एक नर्सरी प्लान करते हैं हम किसी लैंड पे, तो जो ज़मीन होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, उसमें भी क्या कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, वो भी हम आपसे जानना जी। नर्सरी के लिए सबसे पहली आवश्यकता जो होती है वो मिट्टी की, सॉइल की। हमें सबसे पहले जहाँ हमें नर्सरी चलानी है उस जगह की मिट्टी का प्रिपरेशन देखना पड़ेगा। मिट्टी किस टाइप की है, बलुई दोमट है, दोमट है, क्ले सॉइल है, वो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूर देखनी पड़ती है। नर्सरी चलाने के लिए सबसे बढ़िया सॉइल जो मानी जाती है वो बलुई दोमट मिट्टी होती है। बलुई दोमट मिट्टी अगर जहाँ पर है वहाँ पर प्लांट्स का ग्रो काफ़ी बढ़िया होता है, मतलब सीड ग्रो हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। प्लांट को जो नेचुरल ग्रो होता है वो बहुत बढ़िया आएगी। दूसरी आवश्यकता जो है वो पानी की रहती है। पानी भी उतना ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जितना कि मिट्टी। तो पानी हमें अगर प्लांट नर्सरी चलानी है तो पानी हमें एकदम बढ़िया क्वालिटी का, जिसका पीएच नॉर्मल हो, पीएच न्यूट्रल हो, ऐसे पानी की आवश्यकता होती है, जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 1 हो। ऐसा पानी अगर मिल जाए तो वो प्लांट्स के लिए उपयुक्त रहता है। ऐसे पानी में प्लांट्स की ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। बाकी की अगर खराब पानी जिसमें सॉल्ट्स ज़्यादा हैं, उस कंडीशन में नर्सरी चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। प्लांट्स को सॉल्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ वैरायटीज़ जैसे बोगनविला वैरायटीज़ हैं या कैक्टस वैरायटीज़ हैं, कुछ वैरायटीज़ जो खराब पानी में चल सकती हैं। बाकी अन्यथा सारे प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए बढ़िया पानी की आवश्यकता होती है। डॉक्टर अरविंद, जैसे कि अभी आपने बताया कि पानी का जो पीएच लेवल है वो न्यूट्रल होना ज़रूरी है। जो मिट्टी है उसमें भी आप टेस्ट कराएंगे पहले कि किस तरह, वो तो हर पौधे के हिसाब से शायद मिट्टी की डिमांड रहती होगी। जी जी जी। तो जहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही है जैसा आप बता रहे हैं, वहाँ पे वो लोग अगर नर्सरी लगाना चाहे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? ऐसे लोगों के लिए मेरा सुझाव ये है कि कुछ जो पानी में, खराब पानी में चलने वाली प्रजातियां हैं वही चीज़ ग्रो करें, और लोकलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर किस चीज़ की डिमांड है, क्या चीज़ हम जो खराब पानी में उपजा सकते हैं, ऐसी चीज़ उगाने का हम प्रयास करते हैं। ऐसी चीज़ों के में मेरी राय ये है कि जैसे बोगनविला प्रजातियां मैंने बताई, तो बोगनविला में भी आजकल लगभग 25-30 वैरायटीज़ हैं जो कि आसानी से ग्रो कर जाती हैं, और ऑर्नामेंटल में बहुत बढ़िया वैल्यू है, एस्थेटिक वैल्यू, मतलब फ्लावरिंग की सुंदरता उनकी बहुत अच्छी है, और वो चीज़ें आसानी से खराब पानी में सर्वाइव की जा सकती हैं। बोगनविला है, कनेर वैरायटीज़ है, साइकस वैरायटीज़ हैं, जो थॉर्न वाले चीज़ें हैं, मतलब जिसमें कांटा होता है, कांटे वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ों को हम खराब पानी में, खराब कंडीशन में सर्वाइव ग्रो कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों की नर्सरी उस एरिया के लिए उपयुक्त रहती है। और बाकी का कुछ प्लांट्स हम जैसे अब हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि हर तरीके के कस्टमर आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ कस्टमर चाहते हैं कि हमें जो है ऑर्नामेंटल प्लांट चाहिए, बढ़िया चाहिए, हम जो है आरओ का पानी प्लांट्स को उपलब्ध करा देंगे। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए थोड़े थोड़े प्लांट्स लाके और हम अपनी नर्सरी पर रख सकते हैं, जिन्हें कि बढ़िया पानी से
सरवाइव कर सकते हैं। तो आपने एक बार फिर से ऑर्नामेंटल प्लांट्स का जिक्र किया और ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने दर्शकों को बता चुके थे कि हम जानेंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले आपसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में ही जानना चाहेंगे। जिनमें फ्लावरिंग ब्यूटी हो, जिनमें लीफ ब्यूटी हो, जो इंडोर में सरवाइव कर जाएं, जो आउटडोर में सरवाइव कर जाएं, जिनमें एक अगर हम लैंडस्केप करना चाहें तो जिसमें कलर लीफ ब्यूटी अलग अलग हो, कुछ रेड कलर्स के, कुछ वाइट कलर के, कुछ येलो कलर के, सबको मिला के एक लैंडस्केप, सुंदर लैंडस्केप की जा सके, उस तरीके के प्लांट्स को हम ऑर्नामेंटल कहते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में गमलों में चलने वाले प्लांट्स ज़्यादातर होते हैं जो कि पॉट्स में सरवाइव कर जाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स इस वजह से भी है कि कुछ आजकल आप सिटीज़ में देखें तो फ्लैट कल्चर है। फ्लैट में हमारे पास चूँकि मिट्टी उपलब्ध नहीं रहती तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मात्र हमें थोड़ा सा मिट्टी, थोड़े से छोटे छोटे पॉट्स, उन चीज़ों में हम जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगा के, बोनसाई प्लांट्स लगा के अपने ये सारा प्रकृति का प्रेम को पूरा कर सकते हैं। इन शॉर्ट कहूँ तो इसका मतलब यही है कि जिस तरह से महिलाओं की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे अपने रंग रूप को सजाने के लिए वो गहनों का इस्तेमाल करती हैं, ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करती हैं, ठीक उसी तरह जो प्लांट्स हैं, ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं वो आपके घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं। चाहे किसी जगह को आपको खूबसूरत बनाना हो, आप 2-4 पौधे ऐसे लगा दीजिए तो आपकी जो वो जगह है इसमें 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितने तरह के आपने यहाँ पे जो वैरायटी आप दे रहे हैं लोगों को, कितने ऑर्नामेंटल प्लांट्स की वैरायटी है, और जैसा आपने हमें शुरू में बताया था किसानों की डिमांड जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की रहती है। जी, मेरे पास मैंने ऑर्नामेंटल में बोगनविलास की वैरायटीज बहुतायत में उगाई हुई है। बोगनविला को मैंने कलकत्ते से वैरायटीज़ लाया, कुछ अपने पास प्रोपोगेट किया। ये सारी वैरायटीज़ में बोगनविला की मैं, अगर आप मेरे पास चाहें तो बोगनविला में हाइब्रिड वैरायटीज़ में बोगनविला थीमा, बोगनविला डॉक्टर राव, डॉक्टर भावा, लेडी हडसन, लेडी मेरी वेरिंग, सुब्रा, महारा, चेरी ब्लॉसम, मिलियन डॉलर, मतलब इस तरीके से लगभग 20-25 वैरायटी मेरे पास बोगनविला की उपलब्ध है इस वक्त। मैं बोगनविला के अलावा दूसरी वैरायटीज़ पाम्स में यहाँ ग्रो कर रहा हूँ, जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। पाम वाशिंगटन, ये पाम की बढ़िया वैरायटी है, वाशिंगटोनिया पाम है। ये काफ़ी हार्डी लुक वाला प्लांट है। इसको खराब से खराब कंडीशन में उगाया जा सकता है। ये खराब पानी में भी चल जाता है, बहुत अधिक टेम्परेचर वाली जगह पर भी ये सरवाइव कर जाता है। तो ये चीज़ें मैं उगा रहा हूँ। बाकी फ्रूट प्लांट्स में मैं जो है किसानों को, फार्मर्स को यहाँ पर लेटेस्ट वैरायटी फल वाले पौधों की उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आम में मेरे पास आम्रपाली, अल्फांजो, नीलम, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, ये सारी प्रजातियां उपलब्ध हैं। अमरूद में अगर आप बात करें तो मेरे पास अमरूद में L49, इलाहाबादी सफ़ेदा, ललित, 1 kg इत्यादि वैरायटी हैं। बेर में एप्पल बेर, जामुन में ग्राफ्टेड जामुन, अनार में मेरे को निर्मला। इसके अलावा नींबू में आप देखेंगे तो नींबू में मेरे पास इंदौर सीडलेस, ग्राफ्टेड, हाइब्रिड, कुंभकाठ, ये सारी वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा भी फल वाली रेंज में काफ़ी अधिक मात्रा में रख रहा हूँ, मतलब आम, अमरूद, चीकू, लीची, आड़ू, बादाम, इन सारी की सारी लेटेस्ट प्रजातियाँ किसान को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इतनी सारी वैरायटीज़, इतने सारे टेक्निकल नाम भी आपने लिए कि आमतौर पे जो मेरे जैसे इंसान हैं उनको नहीं पता होगा कि इसको क्या कह के बुलाते हैं। आज एक अच्छी जानकारी आपसे मिल गई है हमें यहाँ पर। तो जो देखभाल की बात हम करते हैं तो किस तरह की देखभाल चाहिए? खास करके बिजनेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब हम नर्सरी की बात करते हैं, क्योंकि पौधे कहा जाता है लिविंग बींग्स में आते हैं, तो किस तरह की देखभाल की इनको ज़रूरत होती है? हमारे पास आज के समय में मैं बात करूं तो प्लांट्स लवर तो काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन प्लांट्स को ग्रो करने का तरीका, उन्हें सरवाइव करने का तरीका, उन्हें मेंटेन करने का तरीका हर बंदे के पास नहीं है। ये मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के विषय में सबसे बड़ी बात होती है प्लांट्स के लिए आपको एक तो सही पॉट का चयन करना। सही पॉट से मतलब मेरा ये है कि आपको पॉट्स आजकल मार्केट में मिलेंगे, मिट्टी के अर्दन पॉट्स, सीमेंट पॉट, प्लास्टिक पॉट्स, फाइबर पॉट्स। अब कस्टमर्स जो है अपनी पसंद अनुसार किसी भी तरीके का लाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स जो है हर तरीके के पॉट्स में, प्लांटर्स में चल जाएगा, लेकिन हर प्लांट जो है हर प्लांटर्स में नहीं चल सकता। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है पॉट के ऊपर में छेद होना ज़रूरी होता है। छेद हम प्लांट ड्रेनेज के लिए, प्लांट को मतलब एक्सेस वाटर को निकालने के लिए ड्रेनेज होना बेहद ज़रूरी है। अगर ड्रेनेज रुक जाता है तो प्लांट के मोर्टेलिटी के चांसेस रहते हैं। इस वजह से उसमें पॉट्स में छेद होना ज़रूरी होता है। पॉट्स में छेद के ऊपर गिट्टी रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने जो अपना ग्रोइंग मीडिया बनाया हुआ है,
उसमें मेरा सुझाव ये है कि अगर आपके पास गोबर की खाद यानी कि FYM फार्म यार्ड मैन्योर बढ़िया उपलब्ध है तो 40% आप जो है फार्म यार्ड मैन्योर लीजिए। 40% में आप जो है उसमें 20% आप कोकोपीट में इस्तेमाल कर सकते हैं, 20% आप सैंड इस्तेमाल कर सकते हैं, 10% नीम केक एंड 10% बोन मिल। ये एक आदर्श पॉट मिक्सचर कहलाएगा मेरी नज़र में, जिसमें अगर आप पॉट प्लांट को लगाते हैं तो बहुत बढ़िया सर्वाइव करते हैं। फिर आप उसमें दूसरी व्यवस्था आती है पानी की, जो कि हमारे पास, अब मैं आगरा क्लाइमेट की बात करूं तो आगरा में पानी की व्यवस्था कुछ जगह ठीक है, मतलब कुछ जगह पानी जिसे मीठा बोलते हैं RO वाटर उस क्वालिटी का है, बाकी अधिकतर 80% एरिया में आगरा में खारा पानी है। पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए हम जो है कुछ प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि AC का निकला हुआ पानी है वो डंप कर से वो स्टोरेज करके उसे थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं पॉट्स में। RO वाटर जो कि हम जो पीते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पॉट प्लांट्स में, उससे प्लांट्स आपके एकदम हेल्दी सुपीरियर निकल के आएंगे। ये मेरा सुझाव है कि आप इन चीज़ों को अपनाएंगे तो आपके प्लांट्स जो है पॉट्स में काफ़ी बढ़िया ग्रो करेंगे। तो डॉक्टर अरविंद के साथ हम पूरी नर्सरी का एक लुक लेके आते हैं कि पूरा एक सर्वे कर लेते हैं, कितने प्लांट्स हैं, बहुत सारी वैरायटी आपने बताई है तो हम भी देख लेते हैं, जान लेते हैं। बातें अभी जारी रखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, जानकारी बहुत सारी लिए बैठे हैं डॉक्टर अरविंद जी, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहे हमारे साथ DD किसान पर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। आप सभी का, और जैसा कि आप जानते हैं आज है हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार जी जो कि नर्सरी का व्यवसाय कर रहे हैं। तो डॉक्टर अरविंद, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत सारी जानकारी हमें दे दी थी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस स्टार्टअप के ज़रिए कितने लोगों को रोज़गार दिया हुआ है? जी, मैंने इस बिज़नेस को करने के बाद अपने यहाँ लगभग 8 से 10 लोगों को रोज़गार दे रखा है। इसके अलावा मैं जो है इस व्यवसाय के साथ साथ फार्मर्स के फार्म हाउस डेवलपमेंट का कार्य भी करता हूं, तो उस कार्य में भी मैंने लगभग 25 से 30 लोगों को अपनी टीम में लगा रखा है, जो कि दूर दूर अलग अलग साइट पर काम करते हैं। उन सभी को लोगों का मतलब व्यवसाय, इसी व्यवसाय से सब लोग अटैच्ड हैं, सबका अपना रोज़गार इसी से चल रहा है, सबकी रोजी रोटी इससे चल रही है। 25 जब लोग आप कहते हैं तो यहाँ पर 25 सिर्फ लोग इंडिविजुअल नहीं होते हैं, पूरी फैमिलीज होती हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो आपके जो प्लांट्स की मार्केटिंग है वो आप कहाँ करते हैं, और अभी कहाँ तक प्लांट्स जो है वो जा रहे हैं आपके? मेनली तो आगरा में ही कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे प्लांट्स ग्वालियर सराउंडिंग, फिरोजाबाद, मथुरा, इटावा, एटा, कासगंज, ये सारे आगरा के सराउंडिंग जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी में मेरे प्लांट्स जाते हैं। आगरा से बाहर में राजस्थान में कुछ कंसल्टेंसी बेस पे भी सर्विसेज देता हूँ अपनी। तो आगरा से बाहर में एक जगह अजमेर में काम कर रहा हूँ। अगर आप ग्वालियर की बात करें तो मैं ग्वालियर में राजमाता विजयराजे एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी, उसमें भी मेरा कार्य चल रहा है। तो ये सारे कार्य मैं इन साथ के साथ मेंटेन कर रहा हूँ। जब आप प्लांट्स की बात करते हैं, पेड़ों की बात करते हैं, तो आज की डेट में पेड़ों का वैसे भी बहुत ज़्यादा जो महत्व है वो बढ़ जाता है। पोल्यूशन की बात करें, चाहे तो घरों में अगर जगह भी नहीं है तो भी प्लांटेशन करना बेहद ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल जी। तो नर्सरी एक वाकई न सिर्फ खुद के लिए एक अच्छा व्यवसाय है, मुनाफे का सौदा तो है ही। जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप नर्सरी का व्यवसाय कर रहे हैं, तो इसमें जो शुरुआती लागत होती है और बाद में जो एक प्रॉफिट का जो मार्जिन होता है वो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अब ये आपने सवाल किया है, अब इसका आंसर सभी लोग तो नहीं देते, लेकिन मैं आपको पूर्ण रूप से सत्यता से दूंगा। इसमें स्टार्टिंग में 3 साल तक, जैसा कि सभी व्यवसाय में मैं मानता हूं, 3 साल तक इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद इसमें आपको रिटर्न चालू होंगे। रिटर्न स्टार्टिंग में आप ये समझें 20 से 25% तो मिनिमम रहता है। उसके बाद आपका आपकी जैसी नॉलेज है, आप जितना कैपेबिलिटी है आपके अंदर, कितना आप व्यवसाय को एक्सटेंड कर सकते हैं, उस हिसाब से लगभग 40 से 50% तक भी आप इसमें मार्जिन कमा सकते हैं।
जब हम कोई प्लांट का सीड उगाते हैं, ग्रोन करते हैं, तो प्लांट का सीड का रेट ज़्यादा से ज़्यादा वही 150, 200, 300 रुपये पर केजी रहता है। 1 केजी सीड में लगभग कुछ सीड्स की क्वांटिटी जो है 1000 से 1500, कहीं कहीं तो 5-5 हज़ार एक किलो में होता है। और वो जो अगर हम देखें तो उसमें से अगर हमने 50% भी ग्रोन अप कर लिया तो मतलब लागत तो बहुत कम आएगी। उसके बाद अगर हम उसे मिनिमम 10 रुपीज़ पर प्लांट भी सेल करते हैं तो आप अगर देखें तो 50% से भी अधिक मुनाफा बैठता है। प्रॉफिट मार्जिन जी, इसमें जी। आपके ऊपर डिपेंड करता है बिल्कुल, कितना बिल्कुल। लेना चाहते कितना हो, लेना तो चाहते हो। कितना भी आप इसको बढ़ा सकते बिल्कुल, हैं, extend बिल्कुल, कर सकते हो। बिल्कुल। आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फ्यूचर विजन क्या लेकर चल रहे हैं, क्या है आपका फ्यूचर विजन? जी, मेरा फ्यूचर विजन ये है कि इस व्यापार को थोड़ा सा बढ़िया एक्सटेंड करना। जैसे मैं यहाँ से अगर कलकत्ते जाता हूँ, बेंगलोर जाता हूँ या आंध्रा जाता हूँ, तो वहाँ पर देखता हूँ कि लोगों ने नर्सरीज काफ़ी बड़ी बड़ी और बहुत बढ़िया वैरायटी, मैंने बताया ना आपको, 800 एकड़ में लोगों ने मेंटेन कर रखा है। तो मेरा भी कम से कम ये है अपना कि कम से कम एक 50 से 100 बीघा की ज़मीन एक नर्सरी में अपनी डेवलप करूँ, और मेरा वही एक मोटो है। कहा भी जाता है जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली, और आपके चेहरे की जो खुशी है वो देखकर हमें ये एहसास भी हो रहा जी, है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ये मौका सबको देती हूँ, आज आपको भी दूंगी, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आज आपका क्या मैसेज होने वाला है? मेरा मैसेज सभी बंदों के लिए ये है जो नया व्यवसाय ये नर्सरी से जुड़ना चाहते हैं, वो पूर्ण रूप से जुड़ें। अच्छा व्यवसाय है, बढ़िया व्यवसाय, लेकिन मेहनत वाला है। आप जितना इसमें मेहनत कर लेंगे उतना बढ़िया मतलब मार्जिन कमा लेंगे, और इसमें नॉलेज अपना बढ़ाएं। जितना अधिक आपको नॉलेज होगा उतना आप अच्छा व्यवसाय से रिटर्न कमा सकते हैं। अरविंद जी, आज आपसे मिलकर बेहद अच्छा लगा है, बहुत सारी जानकारी आज हमें मिली है, और आई एम श्योर के जितने भी हमारे दर्शक, हमारे किसान भाई बहन देख रहे हैं हमें, आज उनको भी बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी पौधों से रिलेटेड, जो सोच रहे हैं हमें नर्सरी का व्यवसाय करना है। आज वाकई बहुत अच्छी जानकारी आज वो हमारे कृषि स्टार्टअप के इस एपिसोड से लेकर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त निकालने के लिए हमारे लिए, और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप की अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हम आ रहे हैं। बदलते भारत के लिए लेके उम्मीदों की बहार, जहां मिलेगी कृषि जगत को एक नई पहचान। पूरी जानकारी, पूरा एनालिसिस, बजट की सारी अपडेट के साथ विकसित भारत का बजट 23 जुलाई सुबह 9:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं प्याज के भाव से। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 2300 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में प्याज का भाव रहा 3500 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में प्याज के सौदे 2780 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। चलिए देखते हैं लहसुन का भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में लहसुन का भाव रहा 15,000 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में लहसुन का कारोबार 16,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लहसुन की खरीद 11,460 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। और अब हम आते हैं केले के भाव पर।
गुजरात की दीसा मंडी में केले का भाव रहा 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में केले के सौदे 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में केले की खरीद 1,650 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।